तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशिंग ने सारी हेवनली टैबलेट्स को एक साथ मर्ज करके कॉम्प्रेस कर दिया, जिससे उसे पता चला कि ये तो सितारों का मैप है। और इस तरह से उसने 18वीं स्टोन टैबलेट की मिस्ट्री को रिजॉल्व करके ग्रेट डाओ को अचीव किया। इस ग्रेट डाओ के ट्रेजर को हासिल करने के बाद चांगशिंग काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता था। दुनिया की ढेर सारी डिवाइन एबिलिटीज और अलग अलग टेक्निक इसमें मौजूद है, मगर चांगशिंग इस पावर पर कब्जा नहीं करता, बल्कि उसने ग्रेट डाओ को शैटर करके सभी लोगों में बांट दिया, जिसके चलते चांगशिंग सबका हीरो बन गया। उसने अपनी अपॉर्चुनिटी, अपना ट्रेजर सबके साथ शेयर किया। उसका मानना था कि हेवन की ग्रेट डाओ का बेनिफिट किसी अकेले बंदे को नहीं मिलना चाहिए, और उसने अपनी इसी दरिया दिली से सबका दिल जीत लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चांगशिंग को देख पाते हैं, जिसने अपने डिसाइपल्स के लिए चावल की खीर रेडी करके रखी थी। साथ ही चांगशिंग ने उनके लिए एक नोट भी छोड़ रखी थी, जिसमें उसने लिखा है कि टैबलेट को स्टडी करने के बाद खाना जरूर खा लेना। और अब हमें हेवनली बुक ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया गया, जहाँ से कई सारे लोग वापस जा रहे थे। चांगशिंग ने दिए हुए तोहफे की वजह से इन सभी ने ब्रेक थ्रू कर लिया, तो अब ये इस ग्रेवयार्ड में रुकना नहीं चाहते थे। साथ ही कुछ लोग ये कह रहे थे कि रात में तो पूरी गैलेक्सी हमारे शहर पर उतर आई थी। ऐसा नजारा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, और क्या पता ऐसा खूबसूरत नजारा हमें दोबारा कभी देखने को ना मिले। वेल चांगशिंग उनकी सारी बातें सुन रहा था, और उतने में टांग 36 अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। और चांगशिंग से कह रहा था कि मेरे भाई तो एक नंबर का कमीना है, जो हमें बिना गुड बाय बोले यहाँ से निकल पड़ा। अब उन्हें वहाँ देख कर चांगशिंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछने लगा कि तुम लोग टैबलेट्स की स्टडी करने क्यों नहीं गए। तो टांग 36 उससे कहने लगा कि टैबलेट की स्टडी तो होती रहेगी, लेकिन तुमसे मिलना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जैसे तुमने हमारे लिए खाना बनाया, वैसे मैंने भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल सा तोहफा प्रिपेयर किया है। जब तुम जाओ गार्डन की जर्नी शुरू करोगे तब वो तोहफा तुम्हें मिल जाएगा। तो चांगशिंग उन्हें बताने लगा कि जाओ गार्डन 7 दिनों के लिए ओपन रहेगा, वहाँ जाकर वापिस आने में मुझे 15 दिनों का वक्त लग जाएगा। अब ये सुनते साथ ही लियोहिंग थोड़ी सी मायूस हो गई, मगर शियानियान कह रहा था कि बस 15 दिन, अरे वो तो पलक झपकते ही निकल जाएंगे। जो सुनते साथ ही लियोहिंग उस पर गुस्सा हो गई। वो कहने लगी बेवकूफ, 15 दिन कम नहीं होते, जरा सोचो आधे महीने तक हम अपने मास्टर की शक्ल भी नहीं देख पाएंगे। मुझे तो अभी से ही टेंशन आ रहा, पता नहीं मैं मास्टर के बिना कैसे रह पाऊंगी। तो चांगशिंग उसे समझाने लगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, 15 दिन गुजरते ही मैं तुम्हारे पास तुरंत ही वापिस आ जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम लोग अपनी कल्टीवेशन और स्टडी पर ध्यान दो, बिल्कुल भी टाइम पास मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर शियानियान कहने लगा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे, ताकि हम लोग भी जल्दी से प्रोफाउंड ट्रुथ की पिक राउंड पर पहुंच जाए। फिर तो अगली बार हम एक साथ मिलकर जाओ गार्डन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी टांग 36 उससे कहता है कि अरे बेवकूफ, जाओ गार्डन तो हर 10 साल में एक बार ओपन होता, 10 सालों में तो मैं सीधे स्टार गैदरिंग राउंड पर पहुंच जाऊंगा। तो शियानियान भी उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि हमारे मास्टर जाओ गार्डन में जा सकते हैं, लेकिन तेरा तो कोई चांस ही नहीं। अब ये सुनते साथ ही टांग 36 उसकी पिटाई करने के लिए उसके पीछे पड़ गया, और उतने में वहाँ पर एक बंदा पहुँच गया। और चांगशिंग के सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए बताता है कि होली फादर आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये सुनकर चांगशिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आता कि होली फादर का उससे क्या काम पड़ गया। जिसके बाद हमें होली फादर का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर चांगशिंग होली फादर के सामने ग्रीट कर रहा था। तभी होली फादर ने चांगशिंग से सवाल पूछा कि बताओ जाओ गार्डन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जिस पर चांगशिंग बताने लगा कि जाओ गार्डन को जाओ दूफू नाम के वॉरियर ने क्रिएट किया था। दरअसल ये एक छोटी सी दुनिया है। जाओ दूफू अपने जमाने का सबसे पावरफुल मास्टर माना गया। ऐसा कहा जाता कि उनकी लेगेसी और उनका इनहेरिटेंस इसी जाओ गार्डन में छुपाया गया, और ये भी माना जाता कि उनकी लेगेसी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो इंसानों और डीमंस के दरमियान चल रही जंग का रुख बदल सकती है। अगर वो लेगेसी डीमंस के हाथ लग गई तो वो इंसानों पर फतेह हासिल करेंगे, और इसी वजह से ह्यूमन रेस और डीमन रेस के दरमियान की बैटल कभी खत्म नहीं होती। ये दोनों भी रेसेस उस लेगेसी पर कब्जा करना चाहते हैं। भले अभी तक लेगेसी इनके हाथ नहीं लगी, लेकिन इन्होंने उसके लिए न जाने कितने सारे मासूमों का खात्मा कर दिया। अनगिनत डीमंस भी मारे गए और इंसान भी, लेकिन फिर भी जंग रुकने का नाम नहीं लेती, क्योंकि ये लेगेसी डीमन रेस के साथ साथ ह्यूमन रेस के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर होली फादर कहने लगे कि तुमने एकदम सही कहा, ये लेगेसी हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उतने में ही उन्होंने चांगशिंग से एक सवाल पूछा कि बताओ अगर वो लेगेसी तुम्हारे
हाथ आई तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारी चॉइस के बारे में जानना चाहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने चांगशिंग की ड्रैगन ब्लेड को भी समन कर लिया और उसे बताने लगे कि तुम्हारी तलवार की म्यान को हिडन एज कहा जाता है और ये हिडन एज स्टेट रिलीजियस एकेडमी के सीक्रेट आर्टिफैक्ट में से एक है। ये एक ऐसा पावरफुल आर्टिफैक्ट है जो कि इस दुनिया की न जाने कितनी सारी चीजों को अपने अंदर स्टोर कर सकता। इनफैक्ट इस आर्टिफैक्ट के अंदर अपनी खुद की एक दुनिया है जिसे हिडन एज रेल्म कहा जाता। वेल ये सारी बातें सुनकर चांगशिंग काफी ज्यादा हैरान था। उसे पता ही नहीं कि उसकी सोड इतनी ज्यादा स्पेशल होगी। वो होली फादर को बताने लगा कि ये तलवार तो मेरे मास्टर ने फोर्ज करके मुझे गिफ्ट की थी और अगर स्टेट रिलीजियस एकेडमी का इतना स्पेशल ट्रेजर उनके पास था तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी एकेडमी के एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट लोगों में से एक होंगे। जिस पर होली फादर कहने लगे कि इम्पोर्टेंट ये अकेला वर्ड तुम्हारे मास्टर को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो स्टेट रिलीजियस एकेडमी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं बल्कि उस पर लगा हुआ दाग है, एक ऐसा दाग जिसे इतिहास भी मिटा नहीं सकता। तुम्हारे मास्टर को ग्रैंड जाओ डायनेस्टी के गद्दार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सुनते साथ ही चांगशिंग की तो होश ही उड़ गए। उसे फॉर द फर्स्ट टाइम ये पता चला कि उसके मास्टर ही स्टेट रिलीजियस एकेडमी के पहले सेक्ट लीडर थे। उन्हीं के दौर में स्टेट रिलीजियस एकेडमी को डिस्ट्रॉय किया गया जिनका नाम था मास्टर शांग शिंगजाओ। तभी होली फादर उसे बताने लगे कि सिर्फ तुम्हारा मास्टर शांग ही रीजन था कि मैंने तुम्हें स्टेट रिलीजियस एकेडमी का मास्टर बनाया। साथ ही तुमने ये बात भी नोटिस की होगी कि हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा ली गई। मैंने तुम्हारे लिए न जाने कितनी सारे ट्रैप्स बिछाए थे। मैं देखना चाहता था कि तुम किस तरह से अपना फैसला लोगे, तुम कौन सी चॉइस को सिलेक्ट करोगे। वेल होली फादर की सारी बातें सुनकर चांगशिंग काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया। वो जानना चाहता था कि फिर होली फादर ने उसके कैरेक्टर के बारे में क्या फैसला लिया और उतने में ही होली फादर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कहते हैं कि तुमने हमारी सारी उम्मीदों को सरपास किया। तुम्हारे नेक दिल नेचर और राइचस ने मेरे दिल को जीत लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि शांग जैसा बंदा तुम्हारे जैसे डिसाइपल को कैसे बना सकता। तुम्हारे अंदर ना सेल्फिशनेस है और ना ही पावर्स की भूख है। और इतना कहते साथ ही उन्होंने चांगशिंग की ड्रैगन सोड उसके हवाले कर दी। वो उसे बताते कि भले ही तुम्हारे मास्टर और हमारी डायनेस्टी के दरमियान पुरानी दुश्मनी है मगर उस दुश्मनी का नई पीढ़ी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। स्टेट रिलीजियस एकेडमी के फ्यूचर के लिए तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। जो सुनते साथ ही चांगशिंग ने उनके सामने अपना सिर झुका दिया और उतने में ही होली फादर ने एक डायलॉग मारा कि तुम तो कुछ ज्यादा ही सर झुकाते हो। आज के बाद तुम्हें किसी के सामने अपना सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो टियानहा एम्प्रेस हो या कोई और हो। तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकेगा क्योंकि तुम स्टेट रिलीजियस एकेडमी के मास्टर हो। तुम खुद इस एकेडमी के फ्यूचर हो, इसलिए तुम्हें किसी के सामने सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं। और उसी दिन ग्रेट जाओ कॉन्टिनेंट में एक हेवनली ऑर्डर रिलीज हुआ कि चांगशिंग को होली फादर के नीचे की यानी कि सेकंड रैंकिंग मिल चुकी है। यानी कि इस कॉन्टिनेंट में नंबर 1 पर होंगे होली फादर और सेकंड नंबर पर होगा चांगशिंग। चांगशिंग ने बिना कुछ करे ही एक ऐसी पोजीशन क्लेम की थी जिसे हासिल करने में हजारों लोग नाकाम रहे और ये खबर तूफान जैसे पूरे कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ड्रैगन शियान को देख पाते जो कि चांगशिंग को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद थी। वो कहती है कि पता नहीं वो चांगशिंग जिंदा भी है या मर गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए इतनी परेशान क्यों हो गई। मैं अभी भी यहाँ पर कैद हूँ और वो कमीना यहाँ से गायब है। और उतने में चांगशिंग एक बड़ा सा थैला लेकर उसके पास पहुंच गया। वैसे तो शियान को उसे देखते साथ ही खुशी मिल गई मगर है तो एक लड़की, तो नखरे दिखाना उसके खून में था। तभी चांगशिंग उससे कहने लगा कि मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हो। पिछली बार जब हम दोनों बेहोश थे तब कोई मुझे यहाँ से लेके चला गया और मैं आपसे मिल ही नहीं पाया, मगर मैंने एक बार फिर से आप तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन जिस कुएं के रास्ते से मैं यहाँ पर आता हूँ उस रास्ते को किसी ने फिल कर दिया था। खैर माफी के तौर पर मैं आपके लिए ढेर सारा खाना लाया हूँ। जो सुनते साथ ही ड्रैगन शियांग तुरंत ही उस खाने पर टूट पड़ी। वो इतनी तेजी के साथ खाना खा रही थी कि चांगशिंग को उसे देखते साथ ही हंसी आ गई। वो उसे बता रहा था कि जाओ गार्डन से वापस आने के बाद मैं आपके लिए ढेर सारा खाना लाऊंगा। और अब चांगशिंग के वहाँ से जाने के बाद ड्रैगन शियांग ने खाना खाने के बाद काफी अच्छे से डकार दी। वो कहने लगी कि चांगशिंग तो मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है, उसने मेरे लिए ढेर सारा खाना लाया। और उतने में इम्प्रेस टियानहाई वहाँ पर पहुँच जाती है। वो ड्रैगन शियांग से कहने लगी कि तू
ने अपना ट्रू ड्रैगन ब्लड चांगशिंग की मदद करने के लिए सैक्रिफाइस किया। तुझे क्या लगता है तू चांगशिंग जैसे मुझे भी उल्लू बना सकती है? मैं तेरा असली मकसद जानती हूँ। तू चाहती है कि चांगशिंग इस सीलिंग फॉर्मेशन को ब्रेक करके तुझे आजाद करे, और चांगशिंग भी तुझे रिहा करना चाहता, लेकिन 200 सालों तक वो इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं तुझे 10 सालों में ही आजाद कर सकती हूँ। बस इसके लिए तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें पता करना होगा कि चांगशिंग एग्जैक्टली है कौन, और मास्टर शांग ने उसे गोद क्यों लिया था। तो ड्रैगन शियान उससे पूछने लगी कि बताओ तुम ये दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि चांगशिंग मुझ पर भरोसा करेगा। तो एम्प्रेस टियानहाई उसे प्यार से छूते हुए बताने लगी कि तूने चांगशिंग की जान बचाई थी और इसलिए वो तेरे पे ट्रस्ट करता है। वेल यहाँ पर एम्प्रेस टियानहाई ने इस ड्रैगन की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चांगशिंग को देख पाते, जिसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके कमरे में कोई आ चुका है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन शियांग की सोल थी। चांगशिंग तो उसे वहाँ देखकर ही काफी ज्यादा चौंक गया। वो उससे पूछता कि सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो शियांग उससे कहती है कि ज्यादा चौंकने की कोई जरूरत नहीं, दरअसल ये एक सोल सेपरेशन टेक्निक है। मैंने मेरी सोल को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया है, तो मेरी सोल का एक हिस्सा तुम्हारे साथ जाओ गार्डन जाएगा। जिस पर चांगशिंग कहता है सीनियर आप मेरे साथ क्यों आना चाहती हो? लेकिन शियांग तो सीधे उसके माइंड स्पेस में पहुँच गई। वो कहती है कि अगर तू जाओ गार्डन में मारा गया तो बता फिर उस फॉर्मेशन को ब्रेक करके मुझे आजाद कौन करेगा? इसलिए मेरा तुम्हारे साथ आना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कुछ दिनों के लिए मुझे तुम्हारे माइंड स्पेस में आराम करने दो। और अब अगले ही दिन चांगशिंग का सफर शुरू हो गया। वो शेंदू काउंटी से हजारों मीलों दूर जाओ गार्डन की तरफ निकल चुका। यहाँ पर चांगशिंग अपने मास्टर और अपने सीनियर ब्रदर को याद करते हुए कहने लगा कि लगभग आधे साल पहले मैं माउंटेन छोड़कर शेंदू काउंटी आया था। उस वक्त तो मैंने कल्टीवेशन की शुरुआत भी नहीं की थी, और अब मैं ऑलरेडी कल्टीवेशन की पाथ पर निकल चुका हूँ। इस रास्ते पर मैंने बहुत ही अमेजिंग लोगों से दोस्ती की। अगर जाओ गार्डन के इस सफर ने मेरी नियति को बदल दिया तो मेरे पास जिंदगी जीने का एक मौका होगा। उस वक्त मैं अपने दोस्तों को आपसे मिलवाने जरूर लाऊंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों मेरे दोस्तों को काफी ज्यादा पसंद करोगे। खैर आप दोनों मेरी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरा ये सफर काफी ज्यादा स्मूथली जा रहा। और उतने में जिंगशु उसके सामने टपक जाता है। अब चांगशिंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा मेरे साथ क्या कर रहा। तभी जिंगशु उसे बताने लगा कि तुम्हारी दोस्त टांग 36 ने अपना ढेर सारा फॉर्चून जाया करके मुझे हायर किया। जाओ गार्डन की सफर में मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड रहूंगा। जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि अरे हाँ, टांग 36 ने मुझे बताया था कि उसने मेरे लिए एक स्पेशल तोहफा प्रिपेयर किया है। मेरे ख्याल से वो तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। जिस पर जिंगशु कहने लगा ना, तुम्हारा तोहफा तो अलग है। और फिर उसने चांगशिंग के सामने एक अम्ब्रेला पेश की। चांगशिंग कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि ये तो बस एक अम्ब्रेला है। जिस पर जिंगशु कहता है कि इसे ओपन करो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये असल में क्या चीज है। तो चांगशिंग ने भी जिंगशु की बात मानते हुए उस अम्ब्रेला को ओपन किया। तभी जिंगशु उसे बताने लगा कि दरअसल ये एक ट्रेजर है, इसे येलो पेपर अम्ब्रेला कहा जाता। वेल इस अम्ब्रेला को लीशान के सोड गॉड सूली ने खुद अपने हाथों से डिजाइन किया था। इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए उन्हें 30 सालों का वक्त लगा, और उन्होंने टांग 36 की फैमिली से ढेर सारा कर्जा लिया था। और उतने में चांगशिंग उसे बताने लगा कि इस अम्ब्रेला का तो कोर है शून विंड टैलिस्मान, साथ ही इसके अंदर डुई माश फॉर्मेशन की रिडायरेक्ट की हुई फोर्स है। इतना ही नहीं, इस अम्ब्रेला को जाओटियान साइकिल के धर्मा से भी इंटीग्रेट किया गया। तभी जिंगशु उसे बताने लगा कि हमारी दुनिया में टॉप रैंकिंग के 100 आर्टिफैक्ट्स हैं, और ऐसा कहा जाता था कि अम्ब्रेला 1900 आर्टिफैक्ट में शामिल होगी। फिलहाल हम दोनों इस अम्ब्रेला की स्पेस में हैं, तो क्यों ना यहाँ पर 2-4 मूव को एक्सचेंज किया जाए और तुम्हें इस अम्ब्रेला की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। और इतना कहते साथ ही जिंगशु ने फटाफट से कई सारे बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग पर हमले करना शुरू कर दिए। तो चांगशिंग ने भी येलो पेपर अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए इसके अटैक को काउंटर करना स्टार्ट कर दिया। उसके हल्के से अटैक से ही वो सारे बाम्बू के टुकड़े अपने आप शैटर हो गए। जो देख जिंगशु कह रहा था अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तो क्यों ना अब तुम मेरी इस मूव को काउंटर करो। और यहाँ पर उसने अपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर लिए थे। उसके फॉर्म चारों ओर से चांगशिंग पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर चांगशिंग भी अपनी अम्ब्रेला को स्पिन करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ उसके सारे हमलों को काउंटर करने लगा। और अब इन दोनों ने हवा में छलांग लगा दी थी। जिंगशु से बता रहा था कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे इस पंच में मैं अपनी सारी ताकत को दांव पर लगा रहा हूँ। और अब यहाँ पर जिंगशु ने चांगशिंग पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, लेकिन अम्ब्रेला की डिफेंसिव एनर्जी काफी ज्यादा जबरदस्त थी। साथ ही साथ उसमें मौजूद टैलिस्मान और बेल्स ने अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उसने जिंगशु को काफी पीछे ढकेल दिया था। जिंगशु से बता रहा था कि इस अम्ब्रेला को ड्रैगन बोन की फ्रेम का इस्तेमाल करके बनाया
गया है और इन्हीं ड्रैगन बोन के अंदर बहुत ही खतरनाक सोड ची को छुपाया गया है। इसी सोड ची पावर का इस्तेमाल करके हम लेजेंडरी सोड पूल को ढूंढ सकते हैं। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जाओ दूफू ने अपनी पूरे लाइफ टाइम में न जाने कितनी ही सारी सोर्ड्स को क्लेम किया और उन सारी तलवारों को जाओ दूफू ने अपने जाओ गार्डन के मेपल फॉरेस्ट के नीचे दफना दिया था, मगर आज तक कोई भी जाओ गार्डन में एक भी तलवार को ढूंढ नहीं पाया। लेकिन तुम्हारी इस अम्ब्रेला का यूज करके हम उस सोड पुल तक पहुंच सकते हैं। जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि अगर ये अम्ब्रेला इतनी ज्यादा स्पेशल है तो फिर सोड गॉड सुली ने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो जिंगशू से कहता है कि दरअसल सोड गॉड सुली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज माना गया था, मगर इस येलो पेपर अम्ब्रेला को बनाने के चक्कर में वो पूरी तरह से कर्जे में डूब गए। वेल यही सेम कहानी टांग 36 भी अपने दोस्तों को बता रहा था। वो कहता है कि सोड गॉड सुली ने हमारे टांग फैमिली से ढेर सारा कर्जा उठाया और 30 सालों तक लगातार उन्होंने अम्ब्रेला पर काम किया और जब ये येलो पेपर अम्ब्रेला तैयार हुई तब उसके पास मेरी टांग फैमिली का कर्जा चुकाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। वो पूरी तरह से कंगाल हो गया, जिसके चलते टांग फैमिली ने उसकी येलो पेपर अम्ब्रेला पर कब्जा कर लिया। जिस पर शियानुआन अफसोस जताते हुए कहने लगा कि मैं तो पहले से ही जानता था ये गरीबी बहुत ही कमीनी चीज है। देखो तो दुनिया का नंबर 1 तलवारबाज भी गरीबी को बीट नहीं कर पाया। जिस पर टांग 36 बताने लगा कि मेरी टांग फैमिली कभी किसी का कर्जा माफ नहीं करती और इसी वजह से तो लोग मेरी टांग फैमिली से कर्जा लेने से भी कतराते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि अगर कर्जा वापस नहीं दिया तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। और उसकी बातों से लीशान सोड गॉड सुली को छींक आ गई। सो दोस्तों ये वही बंदा है जिसने टांग फैमिली से कर्जा लेकर येलो पेपर अम्ब्रेला को बनाया और फिर 30 सालों बाद वो अम्ब्रेला उन्हीं को वापस कर दी, क्योंकि इसके पास कर्जे चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। और फिलहाल कंगाल सोड गॉड डीमंस के साथ फाइट कर रहा है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चांगशिंग की गैरेज को देख पाते हैं, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ जाओ गार्डन की तरफ निकल चुकी थी। और वहीं पर हम जू युरोंग को भी देख पाते हैं, जो कि अपने क्रेन फेरी पर बैठकर उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। और अब हमें हानक्यू सिटी का नजारा दिखाया गया। ये वही सिटी है जहाँ से जाओ गार्डन को ओपन किया जाएगा। जो बंदा चांगशिंग को यहाँ छोड़ने आया था उसे बताने लगा कि अब यहाँ से हमारी जर्नी खत्म हो गई। वो बंदा इन दोनों से कह रहा था कि मैं दुआ करूंगा आप लोग जाओ गार्डन से जीत हासिल करके वापस आ जाओ। और अब इन्हें हानक्यू सिटी में छोड़ने के बाद वो कैरेज वहाँ से वापस चली गई। वेल आज हानक्यू सिटी में बारिश हो रही थी तो सभी लोग अपनी छाते लेकर घूम रहे थे और उतने में चांगशिंग की नजर पड़ी विशिंग ट्री पर। दोस्तों कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जिन्हें हम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, होने से रोक नहीं सकते। और आज वैसे एक अनचाही और अनएक्सपेक्टेड मुलाकात इस विशिंग ट्री के सामने होने वाली है। ऐसी एक मुलाकात थी चांगशिंग और जू युरोंग की। ये दोनों अनजाने में उसी विशिंग ट्री को ऑब्जर्व करते हुए एक दूसरे के सामने पहुंच गए। दरअसल विशिंग ट्री पर न जाने कितने ही सारे लोगों ने अपनी विशेष बांध के रखी थी, तो ये दोनों भी उनके लिए दुआ कर रहे थे कि सबकी विशेष पूरी हो जाए, किसी का सपना अधूरा ना रहे। और उसी पेड़ को ऑब्जर्व करते हुए ये दोनों अनजाने से एक दूसरे से टकरा गए। जैसे इन दोनों के अम्ब्रेलाज आपस में टकराई, इन्होंने फटाफट से एक दूसरे से माफी मांगी। ये दोनों भी एक दूसरे को देखकर बड़ी ही प्यारी स्माइल कर रहे थे। अब पता नहीं इन्होंने एक दूसरे को पहचाना या नहीं। भले लोगों की ख्वाहिशों का तो नहीं पता, लेकिन विशिंग ट्री के पास आने के बाद चांगशिंग की ख्वाहिश जरूर से पूरी हो गई। जिसे वो बचपन से देखना चाहता था वो जू युरोंग उसके सामने है। और अब काफी देर तक एक दूसरे को देखने के बाद इन दोनों के रास्ते दोबारा से अलग हो गए। जू युरोंग के वहाँ से जाते साथ ही जिंगशू चांगशिंग के पास पहुँच जाता है। वो उसे बता रहा था कि जाओ गार्डन अब ओपन होने वाला है। और दोस्तों इन दोनों की मुलाकात को एक बहुत ही खूबसूरत कविता के जरिए पेश किया गया। काश हमारी जिंदगी हमेशा वैसी ही रहती जैसी हमारी पहली मुलाकात के समय थी। समय के साथ अक्सर ही रिश्ते कमजोर पड़ जाते, तो इस कविता के जरिए ये बताया गया कि पहली मुलाकात में जो गहरे जज्बात होते हैं वो कभी बदलने नहीं चाहिए, मगर जिंदगी हर पल सब कुछ बदलती रहती है। और अब हमें हानक्यू सिटी का सेंटर पिक दिखाया गया, जहाँ पर लीशान सोडसेक का ग्रैंड मास्टर जाओ गार्डन की सील को लेकर पहुंच चुका था। वेल यही सील जाओ गार्डन को ओपन करने की चाबी थी और इस सील को हासिल करने के लिए लीशान सोडसेक के जीनियस ने अपनी जान दांव पर लगाई। डीमन रेस के साथ एक ब्रूटल बैटल जीतने के बाद ही ये सील हासिल हुआ था। और अब लीशान सेक का मास्टर सबको बताने लगा कि वो ऑस्पिशियस वक्त आ चुका है जब जाओ गार्डन का दरवाजा ओपन होगा, तो जाओ गार्डन में जाने वाले सभी डिसाइपल सामने आ जाओ। वेल इन कल्टिवेटर्स में चांगशिंग का दोस्त हानशी भी शामिल था। उसने तुरंत ही चांगशिंग को अपने एक जूनियर डिसाइपल लियांग शाओ से इंट्रोड्यूस किया। दरअसल लियांग शाओ डिवाइन नेशन के 7 जीनियस में से एक है। वो चांगशिंग के सामने
अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि हो सके तो जाओ गार्डन में आप मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देना। जिस पर चांगशेंग कह रहा था कि हम सब ने एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और उतने में लीशान सोर्ड सेक के मास्टर ने उस सील को हवा में रिलीज कर दिया। इतना ही नहीं, उनके सारे डिसाइपल्स एक सर्कल में बैठ जाते हैं ताकि वो सब लोग मिलकर अपनी एनर्जी को चैनल कर सके। और अब इन सब की एनर्जी उस सील में समाने लगती है, जिसके चलते वो काफी तेजी के साथ ग्लो कर रहा था। और अब फाइनली वो सील अपने आप ब्रेक होकर वहाँ पर एक गेट अपीयर हो जाता है। वो गेट इतना ज्यादा ग्लोरियस था कि उसकी ऑरा पूरे इलाके में फैलने लगी। सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बताने लगे कि ये तो जाओ गार्डन का एंट्रेंस है। ऐसा कहा जाता कि इसके अंदर मौजूद दुनिया होली फादर ने बनाई हुई दुनिया से भी हजारों गुना ज्यादा बड़ी है और इस गेट के अंदर वही जा सकता है जो कि प्रोफाउंड ट्रुथ रेल्म पर पहुंच चुका हो। और अब उस गेट में से एक रास्ता अपने आप फॉर्म होने लगा। उस पूरी जगह पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रूची पावर फैलने लगी थी, जिसे डिसाइपल महसूस कर रहे थे। वो कहने लगे कि हमने तो अभी तक गेट के अंदर एंटर भी नहीं किया, मगर अभी से इतनी स्ट्रॉन्ग ची पावर महसूस हो रही। इसका मतलब तो ये हुआ कि जाओ गार्डन में हजारों लाखों हेवनली ट्रेजर्स मौजूद होंगे। ट्रेजर्स से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जाओ दूफू की हिडन लेगेसी, जो कि आज तक कभी किसी के हाथ नहीं लगी। जाओ दूफू तो हेवन के अंडर सबसे ग्रेटेस्ट कल्टीवेटर था। अगर उसका इनहेरिटेंस हमें मिल जाए तो मजा आ जाएगा। उस ट्रेजर का मिलना यानी कि हेवन ने भेजी हुई सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। और तभी मास्टर मेलिशा सबको बताने लगे कि जाओ गार्डन टोटल 7 दिनों तक ओपन रहेगा। 7 दिनों का वक्त पूरा होते साथ ही अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम सभी को इस ग्रे लाइन टोकन का यूज करना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो जाओ गार्डन की स्पेस टाइम की क्योटिक एनर्जी तुम्हें खत्म कर देगी। इसलिए सही वक्त पर अपने ग्रे टोकन का इस्तेमाल करना। जो सुनते साथ ही सभी कल्टीवेटर्स ने उन्हें हाँ में जवाब दिया और फिर इन सभी कल्टीवेटर्स ने जाओ गार्डन की तरफ दौड़ लगा दी। वेल यहाँ पर जुईरोंग भी उस गेट के सामने पहुंच चुकी थी। उसने चांगशिंग को पलट कर देखा और सीधे उस गेट में एंटर किया। और अब चांगशिंग और जिंगशु ने भी सीधे उस गेट के अंदर छलांग लगा दी। ये लोग सीधा एक स्पेस पैसेज में पहुंच गए थे, जो कि इन्हें जाओ गार्डन की असली दुनिया में पहुंचा देगा। और अब हमें जाओ दूफू ने क्रिएट की हुई दुनिया का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी कल्टीवेटर्स किसी टूटते हुए सितारों जैसे नजर आ रहे थे। और अब हमें एक ब्लैक रोब पहना हुआ डीमन दिखाया जाता है। वो जाओ गार्डन की दुनिया को देखते हुए कहने लगा कि फाइनली शिकार जाल में फंस चुका है। दरअसल ये बंदा फिलहाल एक डीमन कैंप में है, जो कि स्नोवर्ल्ड सिटी के आउटसाइड था। और उतने में वहाँ पर एनर्जी का एक जोरदार धमाका करते हुए एक बंदी की एंट्री हो गई। और गाइस इसका पोस्चर वाकई गजब का था। वेल ये बंदी सीधा उस ब्लैक रोब वाले डीमन से मिलने पहुंच चुकी थी। वेल ये है डीमन प्रिंसेस नानकी। उस बंदे से कहने लगी कि मास्टर बताए आपने मुझे यहाँ पर समन क्यों किया। जिस पर नानकी का मास्टर जवाब देता है कि ह्यूमन रेस को उल्लू बनाना काफी ज्यादा आसान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उस सील के अलावा जाओ गार्डन में एंटर करने का और कोई रास्ता नहीं, मगर वो लोग भूल गए कि सोलवुड में ऐसी ताकत है कि जिससे हम जाओ गार्डन को ओपन कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें मात दी, लेकिन वो तो सीधे हमारे ही जाल में फंस चुके हैं। और अब वो सोलवुड उसने नानकी के हवाले कर दिया। वो उसे बताता है कि सोलवुड का इस्तेमाल करके जाओ गार्डन में एंटर करो, वहाँ पर ह्यूमन रेस के जितने भी जीनियस होंगे उन सभी का खात्मा कर देना। ह्यूमन रेस को कमजोर बनाने का इससे अच्छा मौका हमें और नहीं मिल सकता। ये सभी जीनियस कल्टीवेटर्स ही ह्यूमन रेस का फ्यूचर है, तो हम उनसे उनका भविष्य ही छीन लेंगे। साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ दूफू की लेगेसी को हासिल करके उसे मेरे सामने पेश करो। जिस पर डीमन प्रिंसेस कहने लगी कि हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। और अब इस मिशन को पूरा करने के लिए डीमन प्रिंसेस नानकी के कई सारे साथी भी यहाँ पर पहुँच गए, जिनके नाम थे हुआसुई, टेंग शाओमिंग, लिu शाओवन, एल्डर किन और निंग्क्यू। ये सब के सब डीमन रेस के जनरल्स थे। और अब ये सभी लोग ओल्ड स्नो सिटी की क्लिफ के पास पहुंच गए। वेल यहाँ पर नानकी ने सोलवुड की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते थंडर भी उस वुड के साथ रेजोनेट होने लगा। और अब डीमन प्रिंसेस इसी सोलवुड का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर पर अटैक कर देती है। वेल ये ट्रेजर इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके टकराते साथ ही उस बैरियर पर क्रैक्स पड़ गए। सो इस तरह से डीमन रेस भी अब जाओ गार्डन में एक फोर्सफुल एंट्री लेने के लिए तैयार थी। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।